चैप्टर 11 जिसका नाम है त्रिविमीय ज्यामिति। थ्री दिखाते हैं हम, क्या कहते हैं? लिखिए, त्रिविम देकर हेडिंग दिया जाए, त्रिविम देकर हेडिंग दिया जाए और लिखा जाए, त्रिविम देकर हेडिंग दिया जाए और लिखा जाए तीनों अक्ष कोष्ठ में एक्स वाई जेड, तीनों अक्ष कोष्ठ में एक्स वाई जेड मिलने से, तीनों अक्ष कोष्ठ में एक्स वाई जेड मिलने से जो क्षेत्र बनता है, तीनों अक्ष कोष्ठ में एक्स वाई जेड मिलने से जो क्षेत्र बनता है उसे त्रिविमीय क्षेत्र कहते हैं। तीनों अक्ष एक्स वाई जेड मिलने से जो क्षेत्र बनता है उसे त्रिविमीय क्षेत्र कहते हैं। पैराग्राफ छोड़ करके, त्रिविम में कोई भी बिंदु, त्रिविम में कोई भी बिंदु अंतरिक्ष में होता है, अंतरिक्ष में होता है न कि तल पर। त्रिविम में कोई भी बिंदु अंतरिक्ष में होता है न कि तल पर। त्रिविम में कोई भी बिंदु अंतरिक्ष में होता है न कि तल पर। फिर पैराग्राफ शुरू करके, मूल बिंदु देख रहे लिखिएगा, ओरिजिन, मूल बिंदु अंतरिक्ष में जिस बिंदु पर लंबवत रूप से, अंतरिक्ष में जिस बिंदु पर लंबवत रूप से एक्स अक्ष, वाई अक्ष एवं जेड अक्ष, एक्स अक्ष, वाई अक्ष एवं जेड अक्ष मिलते हैं, मूल बिंदु कहलाता है। अंतरिक्ष में लंबवत रूप से जिस बिंदु पर एक्स अक्ष, वाई अक्ष एवं जेड अक्ष मिलता है, मूल बिंदु कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, अगर मेरे पास तल हो तो तल ऐसे होगा, यह एक्स और क्या है, तो एक्स और वाई दो अक्षों के मिलने से किसका निर्माण होता है? तल का। किसका निर्माण होता है? तो एक्स वाई मिलकर तल का निर्माण करेगा। लेकिन कह रहा है कि अगर आपका 3D हो, त्रिविमीय ज्यामिति हो, तो अब कोई बिंदु लगे तो एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड तीनों पर ना यहाँ पर होगा, जो कि अंतरिक्ष का काम करेगा, पृथ्वी से बाहर नहीं। यहीं पर स्पेस में कोई बिंदु ले तो अंतरिक्ष काम कर रहे हैं ना। अब तल यह होता है एक्स और क्या होता है? वाई। मूल बिंदु क्या होता है? देखो, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, एक्स वाई और जेड। तो यह जेड अक्ष जो है वह इस तरह से आगे की तरफ निकला हुआ है, तो इसको हम ऐसे नहीं दिखा सकते हैं, इसलिए इसको इस तरह से दिखा जाता है। यह एक्स अक्ष हो गया, यह वाई अक्ष और ये कौन सा? जेड अक्ष। तीनों एक दूसरे से जहाँ पर लंबवत रूप से मिलेंगे इसे हम क्या कहेंगे? मूल बिंदु। मूल बिंदु को किससे दिखाते हैं? 0,0,0 से। यह मूल बिंदु का दिखाने का तरीका है। चलिए पैराग्राफ छोड़ फिर लिखिए, तल लिखा जाए। दो अक्षों के मिलने से तल का निर्माण होता है, दो अक्षों के मिलने से तल का निर्माण होता है, दो अक्षों के मिलने से तल का निर्माण होता है। जैसे एक्स वाई तल, कॉमा वाई जेड तल,
कॉमा जेड एक्स तल इत्यादि, एक्स वाई तल, वाई जेड तल, जेड एक्स तल इत्यादि। तो अब जो भी बिंदु कब चर्चा करेंगे, जो भी बिंदु के बारे में बात करेंगे वो कहां पर होगा, अंतरिक्ष में होगा, न कि किस पर होगा, तल पर होगा। तल पर होने के लिए प्लेन पेपर होना चाहिए। तल मतलब प्लेन पेपर होता है। अगर इस तरह से मेरे पास है, इस तरह से, ये क्या है, तल है, क्या है, तल है। लेकिन इसमें अगर मोटाई बढ़ा दिया जाए तो ये तल न रहकर 3D में हो गया, 3D में हो गया। तो तल पर अगर कोई बिंदु हो तो वह एक्स और वाई में होगा, लेकिन जैसे वो 3D में हो जाए तो जो किताब का पेज है वह तल है, लेकिन जो किताब है वो क्या आपका 3D है, वो 3D में है। तो तल में होने के लिए दो ही अक्ष होना चाहिए, एक्स और कौन सा, वाई। तो फिगर को समझिएगा पहले, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और कौन सा है, तो एक्स अक्ष, वाई अक्ष और यह जेड अक्ष, तीन अक्ष मेरे पास है। अगर यह एक्स अक्ष पर कोई बिंदु होता है, एक्स अक्ष इसे कहें, तो एक्स अक्ष पर बिंदु होगा एक्स का, वाई 0 और जेड क्या होगा, 0। अगर कोई बिंदु वाई अक्ष पर होता है तो 0 वाई और क्या होगा। अगर कोई बिंदु जेड अक्ष पर होता है तो 0 0 और क्या होगा। यह दो अक्षों के मिलने से तल का निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहेंगे, एक्स वाई तल, इसे कहेंगे हम वाई जेड तल, और इसे कहेंगे हम जेड एक्स। दो अक्षों के मिलने से तल का निर्माण होता है। जहां पर लंबवत रूप से एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष मिला उसे क्या कहेंगे हम, मूल बिंदु। और मूल बिंदु किसे दिखाएंगे हम, 0, 0। ध्यान रखिएगा यहाँ पर 3 लाइन देना है, क्योंकि 3D है। 2D होता तो 2 लाइन होता, लेकिन 3D में कितना लाइन होगा आपका, 3 लाइन होगा। यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 0, 0, 0, यही आपका क्या कहलाएगा, मूल बिंदु। क्योंकि मूल बिंदु में तीनों अक्ष लंबवत रूप से मिलते हैं। तब समझिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से आता है। नोट नंबर 1 क्या है, नोट नंबर 1, तो नोट नंबर 1, एक्स अक्ष का नियामक, एक्स अक्ष का सब ऑब्जेक्टिव टाइप के चैप्टर है। तो एक्स अक्ष का नियामक, एक्स अक्ष का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो एक्स अक्ष का कोऑर्डिनेट होगा तुम्हारा x, 0, अगर x अक्ष का समीकरण पूछे तो y और z बराबर कितना, 0 कहता है कि समीकरण कहता है कि इक्वल टू 0। तो कौन कौन 0 की इक्वल है, y और z। तो y z इक्वल टू 0, यह समीकरण हो गया x अक्ष का। नियामक पूछेगा तो नियामक होगा x, 0, 0। दूसरा y अक्ष का नियामक पूछे तो y अक्ष का नियामक क्या होता है, कोऑर्डिनेट को CO से दिखाते हैं। तो y अक्ष का नियामक होगा 0, y 0। अगर इसका समीकरण पूछे आपसे तो समीकरण क्या होगा, तो समीकरण होगा x z बराबर, समीकरण होगा x z बराबर 0। तीसरा कंडीशन, अगर आपसे z अक्ष का नियामक पूछे कि z अक्ष का नियामक क्या होगा, तो z अक्ष का जो नियामक है, कोऑर्डिनेट जो है वह होगा 0, 0, समीकरण क्या होगा, तो समीकरण होगा तुम्हारा x y बराबर, यह बात था अक्ष का। नोट नंबर 1 जो था वो किसको परिभाषित था, अक्ष पर, यानी एक्सिस पर। अगला जो टर्म हम बताएंगे वो तल पर बताएंगे कि तल का नियामक क्या होता है और तल का जो समीकरण है वह क्या होता है। ये सब के सब था अक्ष पर, x अक्ष का नियामक, y अक्ष का नियामक और किसका, z अक्ष का नियामक, x अक्ष का समीकरण, y अक्ष का समीकरण और z अक्ष का समीकरण। मतलब इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो कौन कौन इक्वल टू 0 होगा, y और z, y z इक्वल टू 0, x और z, x z इक्वल टू 0, x y इक्वल टू 0। कोई समस्या उत्तर है। तो अभी तक हम लोग किसमें थे, अक्ष में थे। अब किसमें चलेंगे हम, तल है। तो नोट नंबर 2 तल के लिए, यह जो नोट था किसके लिए था, अक्ष के लिए। अगर अक्ष में कोई बिंदु हो या कोई इसका समीकरण हो तो कैसे निकालेंगे। नोट नंबर 2 तल, तल का मतलब होता है प्लेन,
इन्हीं से इसका प्लेन होता है। क्या है तल? तो दो अक्षों के मिलने से तल का निर्माण होता है ना। तो पहला चीज कह रहा है इसमें कि एक्स वाई तल का नियामक, नियामक मतलब कोऑर्डिनेट। तो एक्स वाई तल का नियामक क्या होगा, कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो एक्स कॉमा वाई होगा, लेकिन जेड का मान क्या होगा? एक्स वाई तल में एक्स वाई होगा, जेड नहीं होगा, ये जीरो होगा। तल हो गया। अगर यही बिंदु को उठाकर जैसे बाहरी खींच के लाएंगे तो अंतरिक्ष में आ जाएगा। अंतरिक्ष में आने के बाद यह क्या हो जाएगा? 3D में चल जाएगा। अब ये 2D है, जैसे जेड लगाओ यहाँ पर, अब बिंदु को यहाँ पर ले आओ, ये 3D में हो जाएगा। ठीक है? समीकरण क्या होगा? देखो तो कौन सा जीरो वाला है? जेड है ना, जेड इक्वल टू, अब याद रखिएगा एक्स वाई तल का समीकरण क्या होता है? जेड इक्वल टू जीरो होता है। दूसरा वाई जेड तल का नियामक, तो वाई जेड तल का नियामक कोऑर्डिनेट जीरो वाई और समीकरण क्या होगा? तो एक्स बराबर, तीसरा जेड एक्स तल का नियामक, जेड एक्स तल का नियामक क्या होगा? कोऑर्डिनेट जो है वो क्या होगा तुम्हारा? एक्स जीरो और जीरो। समीकरण क्या होगा? समीकरण y बराबर जीरो। केवल सीखने की बात है, सीख जाओगे तो सबके सब आसान होगी। कोई समस्या है? नोट किया जाए, आगे लिखा जाए। पैराग्राफ छोड़ करके तीनों अक्ष एक्स वाई जेड को पोस्ट में एक्स वाई जेड, तीनों अक्ष पोस्ट में एक्स वाई जेड अंतरिक्ष को 8 भागों में विभक्त करते हैं। तीनों अक्ष कोष्ठ में एक्स वाई जेड अंतरिक्ष को 8 भागों में विभक्त करते हैं, जिसे अष्टांश कहते हैं। अष्टांश कहते हैं, अष्टांश कहते हैं। अंतरिक्ष में तीनों अक्ष एक्स वाई जेड जो तल होता है वह अंतरिक्ष को 8 भागों में विभक्त करता है, जिसे हम अष्टांश कहते हैं। तो क्या होगा अष्टांश का नियामक? समझिएगा, 8 को 5 का नियामक कैसे याद रखोगे? तो पहले तो 2D जान लो, ये प्लस प्लस फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस। अब अष्टांश के बारे में देख लीजिए। आखिर अंतरिक्ष को 8 भागों में बांटा गया एक्स वाई जेड तल द्वारा, तो किस तरह से अष्टांश को दिखाया जाएगा? प्रथम सेकेंड थर्ड फोर्थ 5 6 7 8, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4 5 6 7 और 8, यही 8 पादों में पूरा अंतरिक्ष को बांटा गया एक्स वाई और जेड तल। ये एक्स है, यह वाई है और यह, चलिए समझिएगा। यह मेरे पास है, अगर यह प्लेन पेपर है तो उस समय यह एक्स तल है और ये कौन सा तल है? वाई तल है। प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद। एक्स को दाहिने तरफ ले जाओगे तो प्लस में, बाएं तरफ ले जाओगे तो माइनस में। वाई को ऊपर की तरफ ले जाओगे तो प्लस में, नीचे की तरफ ले जाओगे तो माइनस में। आगे या पीछे एक्स वाई करने से प्लस माइनस नहीं होता, लेकिन जेड में इसमें फर्क पड़ता है। जेड जब बाहर की तरफ हो तो प्लस में काम करेगा, लेकिन यही जेड जब अंदर की तरफ हो तो क्या काम करेगा? माइनस। प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ 4 पाद हो गए। 4 पाद में जेड बाहर है प्लस होगा, और 4 पाद में जेड कहाँ पर है? अंदर में, क्या होगा? माइनस होगा। 4 पाद में कोई अंतर नहीं होगा, एक्स वाई में कोई अंतर नहीं होगा। जो पहला पाद है वही 5वां, जो दूसरा है वही 6ठा, जो तीसरा है वही 7वां, और जो चौथा है वही 8वां। देखो, पहला के पीछे 5 है, दूसरा के पीछे 6 है, तीसरा के पीछे 7 है और चौथा के पीछे 8 है। तो पाद में 2D के अनुसार हम पहले लिखते हैं प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, और फिर लिखो प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, और
माइनस, क्या सही हो? 4 कोऑर्डिनेट में जेड जो है क्या होगा? प्लस होगा, और 4 कोऑर्डिनेट में जेड क्या होगा? माइनस हो गया। अच्छा समस्या जैसे आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि 2, 3, -3, 4 किस पार्ट का नियामक है? बोलिए। तो प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, कौन सा? ये भी आपको समय लग रहा है ना? चलिए पूछेगा -2, -3, -4 किस कोऑर्डिनेट का है? कौन सा कोऑर्डिनेट में माइनस माइनस है? 7वां में है ना, 7 में है। और एक और तरीका सीख लो, इससे भी आसान तरीका कि बिना याद हुए भी हम बना सकते हैं। क्या तरीका है? 2D 2D प्लस प्लस क्या होगा? 4 यदि जेड माइनस जेड क्या हो? आगे दूसरा 2D प्लस 0 यदि जेड क्या हो? ये सर 2D प्लस 4 क्या है? जेड माइनस क्या है? और 2D प्लस 0 क्या है? जेड प्लस क्या है ना? ये तो प्रश्न है तुम्हारा। कोऑर्डिनेट के अनुसार, पाद के अनुसार, अगर जैसे हमने लिखा कि -3, -4 और 5 यह है ना किस पाद का? तो माइनस माइनस चेक करो, दूसरा पाद चेक करो, खाली बस 2D चेक करो। तो 2D के अनुसार माइनस माइनस कौन पाद है? तीसरा। तो 3 तुम लिख दो। जेड देखो प्लस में है कि माइनस में है? प्लस में है। क्या जोड़ोगे? 0 जोड़ोगे। ये हमने बताया है 2D प्लस 0 यदि जेड क्या हो? प्लस हो, तो क्या होगा? यह तीसरा होगा। तीसरा का पाद चेक करो है। चलो वे ध्यान देना। B -3 -4 माइनस कितना? 5। चलिए 2 खाली बॉक्स चेक करिए किस कोऑर्डिनेट में है? तीसरा में। तो 3 हो गया नहीं? तो 3 तो हो गया। अब चेक करो -5 जेड किस में है? प्लस में कि माइनस में? माइनस में। माइनस में हो तो क्या जोड़ेंगे हम? 4 जोड़ेंगे, प्लस 4 जोड़ दो, 4 और 3 क्या हो जाएगा? 7 चेक करो, 7 बाद में तो याद करने को जरूरत नहीं है। हर का चीज का अपना अपना तरीका होता है, हर का चाहे तो समझो। देख लो 3 -4 और -5 बता दिया जाए किस पाद में है? तो देखो चौथा पाद में है ना, प्लस माइनस है। चौथा और जेड किस में है? प्लस में कि माइनस में? तो कितना जोड़वा है मैंने? 4, 4 + 4 कौन सा? 8वां पाद। देख लो समस्या सही से ये सुनना, मतलब कि देखो जेड जब प्लस में तो 2D में काम कर रहा है, तो 1 से 4 तक 2D काम करेगा, और 4 के बाद में 5 आएगा। तो जैसे ही तुम्हारा ये प्लस प्लस होगा और जेड माइनस होगा, तो पहला पार और 4 को जोड़ दोगे, 4 के पार करके आया हुआ है, इसलिए जेड माइनस में होगा तो 2D के अनुसार 4 हम जोड़ेंगे, और जेड प्लस में होगा तो केवल 2D के अनुसार कितना जोड़ेंगे हम? 0 जोड़ेंगे, मतलब कुछ भी नहीं जोड़ेंगे। ठीक हो साहब? हम निकल जाए कोई बात, इसे एक तुम्हारा क्वेश्चन तुम्हारा एग्जाम में रहेगा, उतार लिया जाए। आगे लिखो दिक कोसाइन, दिक कोसाइन को दिक को जाया भी कहते हैं, और दिक को अनुपात। पढ़ा दिया है दिक कोसाइन, पढ़ाए ना? ऐसे फिर से समझ ले एक बार, जरूरत है पूरा चैप्टर 11 में दिक को जया था और दिक को अनुपात। तो दिक कोसाइन को दिक को जाया भी कहते हैं, और दिक को अनुपात 2 बिंदुओं का अंतर होता है। तो दिक कोसाइन और दिक को अनुपात, दिक को साइन एवं दिक को दिक को साइन को दिक को जाया भी कहते हैं। हालात करो, बोले तो नहीं सुनाते। तो दिक को साइन क्या है? जो बिंदु के भी समझ ले, हमने सदिश में समझा था, लेकिन कहाँ समझा था? मूल बिंदु समझा था। कहाँ समझा था? मूल बिंदु से। यह A है x1 y1 और z1, यह B है x2 y2 और कौन सा? तो अंतर निकालोगे ना, तो A नंबर। दिक को अनुपात, तो दिक को अनुपात क्या होगा ध्यान देना, इसे दिखाएंगे A से, B से और किस से? तो A B C बराबर x2 माइनस x1 y2 माइनस और z2 माइनस, ये दिक को अनुपात, 2 बिंदुओं का अंतर। दिक को साइन मतलब बनाया गया कोण, दिक को साइन, ये क्या है ध्यान देना,
कॉस अल्फा सिखा दिया जा रहा है, कॉस है अल्फा मतलब क्या ए मतलब क्या दिया गया x टू माइनस x1 बाई r। अब x2 x1 और r क्या है फिगर से समझ लीजिए। x डैश y और ये z। यहाँ पर कोई बिंदु है x1 y1 और कौन सा, और यहाँ कोई बिंदु है x2 y2 और कौन सा q है। ये जो एंगल क्रिएट है, ये जो एंगल क्रिएट होगा। अब एल कॉस अल्फा को दिखाते हैं x2 माइनस x1 बाई क्या होगा r। r मतलब रिजल्टेंट, r कहीं यहाँ पर होगा, r मतलब रिजल्टेंट, परिणाम उसका क्या है। तो r कैसे निकालेंगे, तो r इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और z2 माइनस z1 का। याद कीजिए वेक्टर जब सिखाए थे हमने तो r बराबर x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर था। क्यों था, क्योंकि उस समय मूल बिंदु से था, कहाँ से था, लेकिन यहाँ पर दो बिंदु है ना p और कौन सा। तो इस कंडीशन में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और z2 माइनस z1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक सही हो, r का मतलब समझ में आ गया बढ़िया से। cos बीटा बराबर m कहते हैं और m बराबर y2 माइनस y1 बाई क्या होगा r होगा। cos गामा को हम क्या कहते हैं, n कहते हैं और n बराबर z2 माइनस z1 बाई क्या होगा r होगा। अब फिर से समझिए l बराबर, तो l बराबर x2 माइनस x1 को क्या कहा गया a, तो a बाई क्या लिखोगे m बराबर y2 माइनस y1 क्या कहा गया, तो b बाई क्या लिखोगे n बराबर z2 माइनस z1 क्या कहा गया c, तो c बाई क्या लिखोगे तो l m n का मान निकालना है, तो a बाई r b बाई r और क्या हो जाएगा c बाई r हो जाएगा। लेकिन l m n में तुम्हारा संबंध बनाना है कि दिक् को अनुपात और दिक् को साइन में क्या संबंध है। तो l बराबर a बाई r b बाई r और c बाई r, यही तुम्हारा ABC निकालना होता। तो a इक्वल टू ये गुना में हो जाता ना, तो क्या होता बताओ l r m बराबर b बराबर गुना में हो जाएगा नहीं, क्या होगा ये मान और n बराबर c बराबर ये ना। तो अगर दिक् को साइन दिया गया हो, दिक् को अनुपात निकालना हो तब l m n निकालेंगे, तब उस कंडीशन में हम निकालेंगे l r m r और क्या चीज n r। दिक् को साइन दिया गया हो, दिक् को अनुपात निकालना हो तो l r m r n r। अगर दिक् को अनुपात दिया गया हो, दिक् को साइन निकालना हो तो l बराबर a बाई r, m बराबर b बाई r और c बराबर n बराबर c बाई r। सर यह r कैसे उस समय निकालेंगे, तो r निकालने के लिए हम यूज करेंगे a का होल स्क्वायर b का होल स्क्वायर, किसका होल स्क्वायर c का होल स्क्वायर। बोलिए कुछ समस्या। तो दिक् को अनुपात दिया गया हो और दिक् को साइन निकालना हो तो l बराबर a बाई r, m बराबर b बाई r और n बराबर c बाई r। दिक् को साइन दिया गया हो और दिक् को अनुपात निकालना हो तो a बराबर l r, b बराबर m r और c बराबर n r। दो बिंदु दिया गया हो और दिक् को अनुपात निकालना हो x2 माइनस x1 बराबर a, y2 माइनस y1 बराबर b और z2 माइनस z1 बराबर। कोई समस्या नहीं, तो आपका 11 पॉइंट एक का थ्योरी जो है वह समाप्त हो चुका। अब इसमें छोटा सा नोट है, इसको उतार लिया जाए उसके बाद बता देते हैं। तब देखा जाए यहाँ पर ये तो हो गया। अब नोट याद रखना क्योंकि नोट से क्वेश्चन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप मिलेगा। तो क्या नोट है, तो 3 स्थिति का नोट है, प्रूफ हम करवा देते हैं लेकिन यह याद होना नेसेसरी। पहला नोट l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है, या इसे हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा बराबर 1। यह पहला नोट है। दूसरा नोट है आपका कि L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2, इसका मान किसके बराबर 0 के बराबर। उस स्थिति में सदिश A जो है वह लंबवत होगा किस पर, अगर दो सदिशों का दिक् को साइन दिया गया हो
और यह हम सिद्ध करके दिखा दिए कि L1 इंटू L2 M1 इंटू M2 और N1 इंटू M2 बराबर 0। यह प्रूफ हो जाएगा कि सदिश A और B जो है वह एक दूसरे पर क्या है, लंबवत है। या इसके एक और तरीका है, A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 बराबर क्या दिखा दे, 0। यह प्रूफ हो जाएगा कि दिया गया सदिश जो है वह एक दूसरे पर क्या है, लंबवत है। जब D को साइन दिया गया होगा तो C नंबर L1 बाई L2 बराबर M1 बाई M2 बराबर N1 बाई बराबर क्या मिले, K मतलब कोई एक अचर राशि मिले, तीनों के तीनों बराबर, या A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2 बराबर क्या मिले, K। तो उस समय यह सिद्ध हो जाएगा कि सदिश A जो है वह समानांतर है किसका, सदिश है। तो तीन कंडीशन आपको याद होना चाहिए, तो हम प्रूफ करा देते हैं, आप वो देख लीजिएगा, नोट किया जाएगा। भाई देखते हैं L1 का होल स्क्वायर M1 का होल स्क्वायर और L1 का होल स्क्वायर क्या रहना चाहिए, ये प्रूफ से कोई मतलब नहीं, फॉर्मूला याद है, कोई क्वेश्चन बना सकते हो। चला जाओ LH इससे किस चलेगा, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बराबर, ये चाहिए हमें। L का मान क्या है, A बाई आर है ना, तो A बाई आर का, B बाई आर का और C बाई आर का, देखो तोड़ सकते इसको क्या, A स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, B स्क्वायर बाई आर स्क्वायर और C स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर लघुत्तम हो जाएगा ना, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। चूंकि देख लो यहाँ से R क्या था, तो R था x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। x2 माइनस x1 को a कह सकते हैं ना, y2 माइनस y1 का b और z2 माइनस z1 क्या कह सकते हो, स्क्वायरिंग और साइन जब कर दिया जाए तो उस कंडीशन में ये स्क्वायर के पद में कट जाएगा ना, तो आर स्क्वायर की जगह पर लिख सकते हैं क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इस आर स्क्वायर की जगह पर लिख दो या इसके जगह पर लिख दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का वैल्यू क्या भर सकते हो, आर स्क्वायर बाई कितना, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट के कितना बचेगा, 1। ये प्रूफ हो गया ना, कुछ समस्या किसी को, तो याद रखिएगा L1 स्क्वायर M1 स्क्वायर N स्क्वायर, यही L1 जो है, L जो है वह cos अल्फा है, M जो है वह cos बीटा है और N जो है वह cos क्या है, गामा है। चलिए नोट किया जाए। चलिए सेकंड कंडीशन, दूसरा तीसरा इसी पंक्ति से आप लोग बना सकते हो। दूसरा सीख लेना बढ़िया से, L1 इंटू L2 M1 इंटू M2 N1 इंटू L2 बराबर 0 कब, जब वह लंबवत होता है तब। L1 L2 M1 M2 N1 M2 बराबर कितना, या A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। तो दो सदिश से मान लिया जाए, सदिश A बराबर L1 I कैप A1 I कैप B1 J कैप C1, सदिश B बराबर A2 I कैप B2 J कैप C2। जब लंबवत होगा, ध्यान देना क्या होगा, लंबवत होगा, तो cos थीटा बराबर सदिश A डॉट B बाई में वैल्यू ऑफ A वैल्यू ऑफ B, पहले कौन तो निकालेंगे हम ना, तो कौन निकाला जाए। जब लंबवत की स्थिति होगी तो cos कितना डिग्री होगा, बोलो 90 डिग्री होगा ना, तो लंबवत की स्थिति में। तो A डॉट B है, A1 है, ये कौन सा है, इंटू कराओ, A1 इंटू B1 इंटू C1 इंटू कराओ A डॉट B ना, बटा में वैल्यू ऑफ A वैल्यू ऑफ अंडर रूट A1 का होल स्क्वायर B1 का होल स्क्वायर C1 का अंडर रूट A2 का होल स्क्वायर B2 का होल स्क्वायर और किसका, C2 का होल स्क्वायर। कोई समस्या है आप देखो, cos 90 का मान कितना होता है, 0, और 0 में पूरा लेकर चल जाएंगे हम, तो क्या हो जाएगा, तो 0 बराबर A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2। इसलिए लिख सकते हो A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 बराबर। प्रूफ हो गया ना। ठीक इसी प्रकार से अगला सदस्य लेंगे कि उसमें लेंगे हम क्या, L1 M1 N1
ऐसो क्या लेंगे N2 M2 और N2, और फिर इस तरह से रखा जाए और जब निकालेंगे तो क्या आएगा आपका 0 हो जाएगा। और समानांतर में cos 0, फिर A1 by A2, B1 by B2 और C1 by C2 की स्थिति हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक केवल आपको फार्मूला याद होना चाहिए, फार्मूला याद होते किसी भी क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। यह आपका 11.1 का थ्योरी पूरा समाप्त हो गया, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो 11.2 पर भी रिलेटेड है और 11.3 पर भी रिलेटेड है। तो अगला वीडियो में हम लोग सीखेंगे ये क्वेश्चन कैसे बनाया जाएगा। तो 11.1 और 11 कौन सा 2 के बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग से बन जाएंगे। उसके बाद जितना बन जाएगा उसके बाद थ्योरी सीखेंगे हम लोग कि दो सदिशों का विक्षेपण कैसे निकालेंगे, कोण का तरीका क्या होगा और सब चीज़ क्या होगा, जब दो सदिश समानांतर होगा तब कैसे लिखेंगे, सारी स्थितियाँ सीखेंगे।